का क्वेश्चन था। अब हमारा एमएसक्यू शुरू हो रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ़ पी एंड क्यू आर हर्मिशियन मैट्रिसेस, इफ़ पी एंड क्यू आर हर्मिशियन मैट्रिसेस, which one of the following is true? A matrix P is Hermitian if P is equal to P Traeger where the elements Pij Traeger equal to Pji conjugate। ठीक है, यहाँ पे कह रखा है कि P और Q जो है वो हर्मिशियन है। अब आपको इनमें से चार में से कौन सा ट्रू है इसके बारे में आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही बेसिक सॉल्यूशन है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि पी और क्यू हर्मिशियन है। तो आपको बता दें कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है पी इक्वल टू पी ड्रैगर। इसको ड्रैगर बोलते हैं। ठीक है, ड्रैगर का काम क्या है कि ये ड्रैगर जो है हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए डिफाइन एक स्पेशल ऑपरेटर है, जिसका काम है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आयोटा अगर प्रेजेंट है तो उसको -i भी कर देता है, और साथ ही ये ऑर्डर को भी चेंज करता है। ठीक है, तो P इक्वल टू पी ड्रैगर एंड Q इक्वल टू Q ड्रैगर बाय द डेफिनेशन ऑफ हर्मिटिसिटी एज बोथ आर हर्मिशियन। अब आप सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से अपन ए को चेक करते हैं। PQ प्लस QP ये चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, PQ प्लस QP का क्या ले लिया अपन, यहाँ पे ड्रैगर ले लिए। अगर इसका ड्रैगर लेने पे अगर यही चीज़ आ जाए, मतलब जैसे आपको बता दें कि हर्मिशियन का मतलब क्या होता है कि P इक्वल टू पी ड्रैगर। तो अपन यहाँ पे बोला है कि PQ प्लस QP हर्मिशियन है कि नहीं, तो अपन क्या कर रहे हैं, PQ प्लस QP का ड्रैगर ले रहे हैं। ठीक है, अगर इस ड्रैगर को सॉल्व करने के बाद सिर्फ PQ प्लस QP आ जाए तब अपन समझ जाएंगे हर्मिशियन है। ठीक है, तो देखिए जैसे ड्रैगर लिए तो एक प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ये PQ प्लस QP का ड्रैगर जैसे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q ड्रैगर P ड्रैगर प्लस P ड्रैगर Q ड्रैगर। ये कहाँ से हो रहा है, दरअसल क्या हो रहा है, दोनों ही टर्म पे ड्रैगर ऑपरेट हो रहा है। भैया यहाँ तक ठीक है, लेकिन ऑर्डर क्यों चेंज हो रहा है, तो आपको बताते चले कि अगर AB हॉल ड्रैगर आप ले रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू B ड्रैगर देन A ड्रैगर। ठीक है, AB हॉल ड्रैगर इज इक्वल टू B ड्रैगर देन A ड्रैगर। तो उसी प्रॉपर्टी से इसको लिखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Q ड्रैगर जो है वो Q के बराबर है, यहाँ पे दिया है, और P ड्रैगर भी P के बराबर है, तो उसको फिर यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया। तो आप देख रहे हैं QP प्लस PQ हो गया। उसके बाद क्या हम लोग A प्लस B को B प्लस A लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन AB को BA अपने मतलब से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर चेंज होने पर कम्यूटिविटी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, दैट्स वाई वी कैन राइट QP प्लस PQ, PQ प्लस QP, हैंस इट इज हर्मिशियन। क्योंकि देख रहे हैं आप PQ प्लस QP का ड्रैगर किसके बराबर है, PQ प्लस QP के बराबर है। सो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब अपन इसी तरह से चेक करेंगे, ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है आयोटा PQ माइनस QP। ठीक है, आयोटा टाइम PQ माइनस QP। हमने इस पूरा क्वांटिटी का क्या कर लिया, ड्रैगर ले लिया। आयोटा का ड्रैगर को अलग कर लिया, PQ माइनस QP का ड्रैगर को अलग कर लिया। ठीक है, आयोटा का ड्रैगर लेने पे भैया ये माइनस आयोटा हो जाता है, और देखिए PQ माइनस QP का हमने ड्रैगर लिया तो दोनों टर्म पे ऑपरेट हुआ। और चूंकि प्रोडक्ट पे आपको बताए हैं कि उल्टा टाइप से ऑपरेट होता है, जैसे PQ पे ड्रैगर ऑपरेट करना है तो ये Q ड्रैगर इंटू P ड्रैगर होता है। ठीक है, तो उसी तरह से QP में हो गया P ड्रैगर इंटू Q ड्रैगर। ठीक है, अब P और Q हर्मिशियन है तो Q ड्रैगर Q के बराबर होगा, P ड्रैगर P के बराबर होगा, तो उसी को हमने यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए माइनस को हमने अंदर ले गया, ये जो माइनस साइन दिख रहा है यहाँ पे उसको अंदर ले गया, तो ये QP माइनस PQ को क्या लिख दिया, PQ माइनस QP। अपने से हम लोग ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं। हैंस देख रहे हैं सेम चीज़ आ गया यहाँ पे ड्रैगर लेने पे ये। ठीक है, तो ये भी हर्मिशियन है। क्लियर है, यानी कि बी भी सही है। आप यहाँ पे सी में देख सकते हैं PQ दिया हुआ था, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, PQ। तो PQ का हमने क्या किया, सबसे पहले ड्रैगर ले लिया चेक करने के लिए। PQ का जैसे ही ड्रैगर लिया तो आपको पता है कि प्रोडक्ट में अपोजिट होता है ऑर्डर, तो Q ड्रैगर इंटू P ड्रैगर, और Q ड्रैगर Q के बराबर होगा, P ड्रैगर P के बराबर होगा, क्योंकि दोनों हर्मिशियन है। और QP को हम लोग अपने से PQ भैया नहीं लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। और तो आप देख पा रहे हैं PQ का ड्रैगर लेने पे PQ नहीं आया, उल्टा आया, QP आया, हैंस इट इज़ नॉट हर्मिशियन। क्लियर है, तो ये हर्मिशियन नहीं है। उसके बाद डी में आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन में दिया है PQ माइनस QP। तो हमने इसका क्या किया, ड्रैगर लिया। ड्रैगर लेने के बाद ये यहाँ पे हम जैसे इसको सॉल्व किया था, आप देख पा रहे होंगे ये बी में। उसी तरह मैंने इसको किया, चूँकि PQ हर्मिशियन है तो उसको मैंने लिख दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि QP माइनस PQ इज नॉट इक्वल टू PQ माइनस QP, और हम लोग अपने से इसका ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक माइनस साइन आ जाएगा। तो ये सेम PQ माइनस QP का ड्रैगर लेने पे PQ माइनस QP नहीं आया, उसका अपोजिट है, इसीलिए ये भी हर्मिशियन नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही बेसिक है। इसमें कह रहा है कंसीडर ए वेक्टर फंक्शन यू आर एंड टू स्केलर फंक्शन साई आर एंड फाई आर। द यूनिट वेक्टर एन कैप इज नॉर्मल टू द एलिमेंट्री सरफेस डी एस, डी वी इज एन इन्फाइनेटिसिमल वॉल्यूम, डी एल इज एन स्मॉल लाइन एलिमेंट एंड डो बाई डो एन डिनोट्स द पार्शियल डेरिवेटिव अलॉन्ग एन कैप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए में जो है आप देख पा रहे होंगे वो एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। बी जो है वो करेक्ट एक्सप्रेशन है आपका ग्रीन्स थ्योरम का। सी जो है वो गलत है, ग्रीन्स थ्योरम का उल्टा है या उस पर थोड़ा सा मतलब मिस साइन है। उसके बाद डी में गलत साइन दिया हुआ है, सॉरी। और डी जो है वो आप देख पा रहे होंगे स्टोक्स थ्योरम है। इसका चलिए अपन सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। जैसे ही आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए के लिए हमने क्या किया है कि ऑप्शन ए क्या बता रहा है आप देख पा रहे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ यू, यू एक वेक्टर है, डाइवर्जेंस ऑफ यू डी वी ओवर द वॉल्यूम भी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल यू डॉट एन कैप डी एस। आपको बताते चले कि ये स्टेटमेंट है किसका, गॉस थ्योरम का, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे साइन नेबुला स्क्वायर फाई माइनस फाई नेबुला स्क्वायर साई इंटीग्रेटेड ओवर द इंटायर वॉल्यूम एंड सर्फ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल साई डो फाई बाई डो एन माइनस फाई डो साई बाई डो एन। ये माइनस साइन इस ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। ये ग्रीन्स थ्योरम में यहाँ बीच में इसमें माइनस होता है, ठीक है, प्लस नहीं होता है। इसके बाद जो ऑप्शन है उसमें प्लस है तो वो गलत है। तो ये ग्रीन्स थ्योरम है, क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद इसका जो ऑप्शन सी और डी है उस पर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक था। सी जो है ये ग्रीन्स थ्योरम है, मतलब जस्ट बी में यहाँ माइनस था इसमें प्लस है तो ये गलत है ग्रीन्स थ्योरम। उसके बाद डी को आप देख सकते हैं लाइन इंटीग्रल यू डॉट डी एल ओवर द कर्व सी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ यू डॉट एन कैप डी एस। आपको बताते चले कि ये स्टोक्स थ्योरम है, रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। ये स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, क्लियर, वेयर एस इज द सरफेस एंड वी इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस एस। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 जो है क्लास मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ऑसिलेशन, वेव ऑसिलेशन का है। ए थिन रॉड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड लेंथ 2√3 मीटर। एक पतला सा रॉड है जिसका लेंथ है 2√3 मीटर, ठीक है। इज अंडरगोइंग ए स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट ए पिवॉट, स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट दिस पिवॉट जा रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज मिनिमम व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पिवॉट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एक्सएम। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। जी इक्वल टू 10 लेने बोल रहा है। कह रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है उससे एक्स दूरी पे अगर पिवॉट पॉइंट को लिया जाए तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा इस रॉड का वो मिनिमम होगा। अब आपको बताना है कि वो डिस्टेंस एक्स कितना है और वो फिर वो मिनिमम टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखिए 33 का। हमने रॉड लिया है, उसका सेंटर ऑफ मास से एक्स डिस्टेंस पे हमने पॉइंट को माना है, यहाँ पे माना है कि इसी पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे, इसी पॉइंट पे हमारा जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का रॉड का वो मिनिमम होगा। इस पूरा रॉड का जो लेंथ है वो 2√3 मीटर है, उसको हमने स्मॉल एल से माना है। और जी जो ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 10 दिया हुआ है, ठीक है। अपने को टी मिनिमम भी निकालना है और ये एक्स भी निकालना है कि डिस्टेंस है कितना। तो आपको बताते चले कि आपको तो मालूम है कि जो कंपाउंड सिस्टम होता है उसका टाइम पीरियड कैसे दिया जाता है, टी इक्वल टू 2 रूट अंडर आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय एम जी एच, ठीक है। अब आपको यहाँ बताएंगे एच क्या है। तो देखिए इज इक्वल टू 2 रूट अंडर, ये जो पॉइंट है अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, समझ पा रहे हैं, सॉरी नो दिस इज नॉट अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये हमने गलत लिख दिया है, अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इस पॉइंट के अबाउट हम मान रहे हैं कि टाइम पीरियड मिनिमम होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो आई है ये इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और उस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस पॉइंट के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको अपन देखिए कैसे लिखते हैं, ml²/12, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो आप अदर पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग पैरेलल्स थ्योरम।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का कितना होता है, ml/12 होता है। और चूंकि ये पॉइंट x डिस्टेंस पे है तो उसका mx² हो गया, और डिवाइडेड बाय ये जो mg देख रहे हैं आप, mg का mg, और h मतलब सेंटर ऑफ मास से पिवट पॉइंट का डिस्टेंस जो x हमने ले रखा है, ठीक है। अब आपको मालूम है ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो गया। ये टाइम पीरियड मिनिमम कब होगा, जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, जीरो होगा। कंडीशन ऑफ मिनिमा dt/dx इज जीरो, ठीक है। जो सेटिस्फाई करेगा x इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा मिनिमा के लिए, ठीक है। तो देखिए अब अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक है। चेन रूल लगा के हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। चेन रूल लगा के देखिए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dt/dx इक्वल टू, तो देखिए सबसे पहले रूट एक्स के लिए हमने इसको 1/2 रूट एक्स लिख दिया, ठीक है। अब ये जो रूट एक्स है उसका तो हो गया रूट एक्स का, अब एक्स का होगा तो एक्स ये पूरा टर्म जो अंदर में दिख रहा है आपको, उसको हमने देखिए क्या किया, ml/12 प्लस mx² को u मान लिया और mgx को v मान लिया, तो u/v लगा दी। सबसे पहले v mgx को रखें और u को कर रहे हैं, ठीक है। तो ml/12 कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, और mx² का कितना हो गया 2mx, बीच में माइनस होता है फॉर्मूला में, फिर हमने u को रखा है ml/12 प्लस mx² इंटू, हम जब v को कर रहे हैं mgx को, तो mg कांस्टेंट है और x का कितना हो गया 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और डिवाइडेड बाय v² होता है, यानी mgx होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब आप मजेदार बात ये है कि देखिए यहाँ 2 से 2 तो कट गया, प्लस ये वाला जो टर्म है रूट के अंदर, ये नीचे वाला जो mgx² है ये सब जीरो राइट में जाके मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया, बचा सिर्फ ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये सिर्फ बचा, ठीक है। कितना बचा, mgx इंटू 2mgx माइनस ml/12 प्लस mx² इंटू mg, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। आप देख पा रहे हैं कि जितने भी टर्म है उससे m कट के आउट हो जा रहा है, तो m सारा से काट के हमने निकाल दिया। तो उसके बाद जो बचा उसको देखिए मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो कट रहे थे उसको काट दिया। फाइनली जो एक्सएम है मिनिमम डिस्टेंस वो देखिए आपका कितना आ गया, l/√12 आ गया, और l कितना दिया हुआ था 2√3, और √12 को भी अपन लिख सकते हैं 2√3, तो कट गया और ये कितना आया 1 मीटर। मतलब भैया सेंटर ऑफ मास से 1 मीटर का डिस्टेंस पे अगर रॉड का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को रखा जाए पिवट पॉइंट को, तो क्या होगा, टाइम पीरियड ऑसिलेशन का मिनिमम होगा रॉड का। अब मिनिमम टाइम पीरियड भी निकालना है, तो कुछ नहीं, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था टी एम का 2 ml/12 प्लस यहाँ पे क्या था mx² था, तो x² की जगह देखिए हमने लिख दिया l²/12। देखिए यहाँ से x का वैल्यू कितना है l/√12, तो x² का वैल्यू कितना हो जाएगा l²/12, और नीचे में mgx के जगह क्या रख दिया l/√2, x के जगह l/√2, मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ l/√12 यूज कर लिया। और बाय सॉल्विंग इट वी विल गेट अगेन l का वैल्यू 2√3 यहाँ पे हमने यूज किया जहाँ जरूरत पड़ा है। सॉल्व करने पे आ रहा था 2π/√5 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी ये सही है, ऑप्शन ए भी सही है, बाकी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है 3 साइनोसॉइडल वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवल विद द सेम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव्स आर a/2 एंड a/3 एंड द फेज कांस्टेंट ऑफ द वेव्स आर π/2, π and 3/2 respectively. If am and phi are the amplitude and phase constant of the wave resulting from the superposition of the three waves, which one of the following is correct? मतलब 3 वेव्स दिया हुआ है, तीनों का फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम है, स्पीड भी सेम है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, उनका एम्पलीट्यूड a/2 एंड a/3 रेस्पेक्टिवली है, फेज डिफरेंस π/2, π एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली है। बोल रहा है तीनों को सुपर इम्पोज कीजिए भैया, तो सुपर इम्पोज जब करेंगे तो एक नया रिजल्टेंट वेव बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड और फेज कितना होगा ये बताना है। समझ पा रहे हैं? ओके, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। हाँ, एक का एम्पलीट्यूड ए है, फेज डिफरेंस π/2, a/2 पाई, a/3 3π/2, ठीक है। तो पहला को y1 मान लिया हमने, उसका एम्पलीट्यूड ए है, साइन ओमेगा टी, फेज डिफरेंस कितना है π/2। दूसरा को हमने y2 मान लिया, इसका एम्पलीट्यूड a/2 है और इसका फेज डिफरेंस पाई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पाई, आपको मालूम है कि SHM में जो इक्वेशन ऑफ वेव होता है दैट इज y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, हमने उसी को यूज किया। और ओमेगा ओमेगा हर जगह कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बोला है सबका सेम है, ठीक है। y3 को हमने लिख दिया, देखिए एम्पलीट्यूड a/3 साइन ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस थर्ड वाला वेव का कितना है, थर्ड वाला वेव का 3π/2 है, क्लियर है। अब ये तीनों को देखिए हमने सिंप्लीफाई, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी प्लस पाई को ट्रिगोनोमेट्री से क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो इस तरह से हमने y1 y2 y3 को ट्रिगोनोमेट्री से सॉल्व कर लिया। अब y रिजल्टेंट को अपन क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3। देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया। अब कॉस वाला टर्म को हम क्या कर रहे हैं, अलग कर ले रहे हैं। हम कॉस वाला टर्म को अलग कर लेंगे और बिना कॉस वाला टर्म को अलग कर लेंगे।
कॉस वाला टर्म को देखिए यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, तो a माइनस ए बाई थ्री, और यहाँ साइन ओमेगा साइन वाला टर्म को रहने दिया। ये देखिए सिंप्लीफाइड करके आ गया 2a/3 cos ओमेगा टी माइनस a/2 साइन ओमेगा टी। ये दो साइन फंक्शन का क्या है, सुपरपोजिशन है। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेव है उसको देखिए हमने साइन के टर्म में लिख दिया। ये जो कॉस वाला टर्म था उसको साइन के टर्म में कैसे बनाया, एक फेज डिफरेंस π/2 अपने से ऐड कर दिया। समझ पा रहे हैं। तो अब ये जो रिजल्टेंट वेव है हमारा वो दोनों साइन के टर्म में है। 2a/3 एक फैक्टर का एम्पलीट्यूड है और a/2 दूसरा फैक्टर का एम्पलीट्यूड है, और दोनों साइन से है। ठीक है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड am होगा भैया वो कितना होगा, √2a/3 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। आपको मालूम है कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, e1² प्लस e2²। समझ पा रहे हैं, a1² प्लस a2² का रूट। तो ये देखिए उसको मैंने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 5a/6। क्लियर है। अब जो रिजल्टेंट फेज डिफरेंस होगा आपको मालूम है फॉर्मूला कितना होता है रिजल्टेंट फेज डिफरेंस का, tan थीटा इक्वल टू a2/1। तो थीटा इक्वल टू फाइव इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स a2/a1। हमने थीटा लिया या फाइव लिया डजंट मैटर। तो थीटा कितना हो जाएगा, फाइव कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a2/a1। a2 क्या है, ये सेकंड पार्ट का एम्पलीट्यूड, और a1 क्या है, फर्स्ट पार्ट का एम्पलीट्यूड। तो देखिए हमने उसको रख दिया, आ गया tan इनवर्स 3/4। अब आप समझ रहे होंगे कि ऑप्शन में ये ऑप्शन गलत क्यों है, सिर्फ tan इनवर्स 3/4, क्योंकि आपको बताते चले कि tan इनवर्स 3/4 फेज डिफरेंस, और साथ ही में यहाँ पे देखिए दोनों ये जो साइन टर्म है और ये साइन टर्म है उसमें एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस π/2 का इन्वॉल्व है। समझ पा रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो फेज डिफरेंस इन्वॉल्व है π/2 वो भी ऐड होगा, इतना होगा रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस, दैट इज π/2 प्लस tan इनवर्स 3/4। इज इट क्लियर? ओके। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35, एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM एग्जीक्यूट कर रहा है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ठीक है। विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड ए। देखिए उसका ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और जो उसका एम्पलीट्यूड ए है वो दोनों कांस्टेंट है। ठीक है। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड when it is at a distance 2 centimeter and 6 centimeter respectively from the equilibrium position. Which of the following is are correct? क्लियर है। अब आपको बताना है कि ये जो सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट है जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है उसका स्पीड एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, और फिर अगेन इसका स्पीड एक पर्टिकुलर पोजीशन पे दिया है, तो ओमेगा और ए का वैल्यू क्या होगा। देखते हैं, सॉल्यूशन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए बॉडी SHM कर रहा है, ओमेगा और ए बताना है। ठीक है। V1 हमने मान लिया एट x1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, V2 मान लिया एट x2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको मालूम है कि SHM में V इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस x ओमेगा √a² माइनस x²। ठीक है। आपको ये कैसे आता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मान लीजिए, तो dy/dt कीजिए तो v मिल जाएगा, दैट इज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और फिर कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी के टर्म में लिख दीजिए √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और जो फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वहाँ से साइन ओमेगा टी का वैल्यू निकाल लीजिए y/a या x/a। अब हमने यहाँ पे x माना है डिस्प्लेसमेंट को, आप y मान लीजिए, डजंट मैटर। तो ये v का जनरल फार्मूला है ओमेगा √a² माइनस x²। तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं, v1 इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x1² एंड v2 इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x2², क्योंकि ओमेगा ए कांस्टेंट है, वो एक ही बॉडी के लिए सेम होगा। ठीक है। v1 और x1 चेंज करेगा हर एक पॉइंट पे। इक्वेशन 1 2 को जस्ट हमने क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि ए वाला जो टर्म है, ओमेगा वाला टर्म हट गया डिवाइड करने के बाद, तो अपने को एक वेरिएबल ए मिल गया, जिसको अपन बड़े आसानी से ए वाला टर्म को एक साइड में अलग साइड में करके उसको अपन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो उसको देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला है बाय कैलकुलेशन एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 x2 v1 v2 इट इज √140/3 सेंटीमीटर। अब आप ए का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा, और वो ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, √3/8 रेडियन पर सेकंड। तो इस तरह से ए और ओमेगा आपको मिल गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, और ये आई थिंक ए है ये ऑप्शन। ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ई एंड बी ड्यू टू ए चार्ज डेंसिटी ρRT एंड ए करेंट डेंसिटी JRT, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज आर ऑलवेज करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे हमको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो कर्ल ऑफ ई इक्वल टू 0 भैया गलत बात है, क्योंकि जो कर्ल ऑफ ई होता है दैट इज -∂B/∂t होता है। ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0 भैया ये भी
सही है क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ जे माइनस डो रो बाई डो टी ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और बीच में माइनस नहीं, साइन क्या होगा, प्लस होना चाहिए था। डी में क्या है, एफ इक्वल टू क्यू टाइम्स ई प्लस वी क्रॉस बी वेयर एफ इज द फोर्स ऑन ए पार्टिकल विद चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी भी। हाँ, ये लॉरेंज फोर्स है और ये एप्लीकेबल है इन बोथ टाइम वेरिंग एंड एज वेल एज स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सो डी क्या है भैया आपका सही है। इस तरह से आपका सही है, बी सही है और डी सही है। बाकी ए आपका, बाकी ए जो है वो गलत है और सी भी गलत है। ठीक है, ओके। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है 7। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ए स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक सेल विथ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी हैज पोलराइजेशन P इक्वल टू K by R square R cap, where K is a constant and R cap is the unit vector along the radial direction. Which of the following statement is are correct? The surface density of bond charges on the inner and outer surface are minus K and plus K respectively. The volume density of bond charges inside the dielectric is 0. मतलब हम अपने को सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। अच्छा, ऑप्शन देखने से ऐसा हमको लग रहा है कि एक ही ऐसा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सही है, बाकी में गलत है। तो बाकी में अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी गलत है तो ऑफकोर्स ऑप्शन ए, बी और डी भी गलत होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ सी सही होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि फॉर्मूला आता है कहाँ से, होता क्या है। देखिए, बड़ा आसानी से इसका सॉल्यूशन है। देखिए, हमने यहाँ पे जैसा कि डायग्राम में बोला है कि ये स्फेरिकल कंसेंट्रिक सेल है विथ ये इनर रेडियस ए है और ये आउटर रेडियस देखिए बी है। जो आउटवर्ड नॉर्मल होता है उसको प्लस आर कैप लेते हैं रेडियल डायरेक्शन में, और जो इनवर्ड रेडियल डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होता है उसको माइनस आर कैप लेते हैं। तो अगर अपन बात करेंगे पोलराइजेशन, देखिए दिया हुआ है P इक्वल टू के आर स्क्वायर आर कैप, तो सिग्मा बी यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस पे जो होगा, फॉर्मूला देखिए सिग्मा का क्या होता है, P डॉट एन कैप होता है। ठीक है, अब अपन इनर सरफेस के लिए ले रहे हैं तो P डॉट एन कैप, P के जगह पे के आर स्क्वायर, के बाय आर स्क्वायर आर कैप डॉट, ये जो डायरेक्शन है एन कैप इज द आउटवर्ड नॉर्मल। तो अगर अपन इनर सरफेस पे लेंगे तो इनर सरफेस पे आउटवर्ड नॉर्मल अंदर की ओर होगा, मतलब रेडियल डायरेक्शन का अपोजिट होगा, दैट इज माइनस आर कैप। तो ये सॉल्व करने पे डॉट है तो आर कैप डॉट आर कैप 1 हो गया और के बाय आर स्क्वायर और माइनस बच गया तो माइनस के बाय आर स्क्वायर। लेकिन इनर जो रेडियस है यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज एट आर इक्वल टू ए, तो ये आर के जगह ए रखिए तो माइनस के बाय ए स्क्वायर, यानी कि इनर सरफेस पे भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, माइनस के बाय ए स्क्वायर। अब अपन बात करें अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी का एट द आउटर सरफेस, देन द वैल्यू वुड बी, and since the outer surface is at r equal to b, so the surface charge density sigma b equal to p dot n cap, that is k by b square r cap dot r cap। और देखिए जो आउटर सरफेस है उस पर जो नॉर्मल होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, वो किधर होगा, वो होगा प्लस आर कैप की तरफ होगा। ठीक है, तो इसका वेक्टर, यूनिट वेक्टर प्लस आर कैप होगा, तो फाइनली इसका हो जाएगा के बाई बी स्क्वायर। ठीक है, और अपने को इसे आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी होता है, वेयर पी इज द पोलराइजेशन, लेकिन उसकी इस क्वेश्चन में कोई नीड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, टू रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स with opposite velocities collide head on and come to rest by sticking with each other. Which of the following quantities is are conserved in the collision? ठीक है, तो आपको बताते चले कि अगर कोई दो पार्टिकल है और हेड ऑन कोलिजन अगर करता है, हेड ऑन कोलिजन करता है विथ सेम स्पीड और उसके बाद स्टिक टुगेदर होकर उन लोग आपस में जुड़ जाता है, चिपक जाता है, मतलब ये इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है। और इन इलास्टिक कोलिजन में टोटल लिनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, बट टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, बट ओनली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। ये तो पता चल गया इन इलास्टिक कोलिजन का प्रॉपर्टी से, हालांकि रिलेटिविस्टिक है लेकिन ये एप्लीकेबल है। अब ये टोटल रेस्ट मास के बारे में अपन कैसे पता करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन बहुत आसान है।
रिलेटिविस्टिक मोशन में क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी ई होता है दैट इज हाउ मच एम सी स्क्वायर, दैट इज हाउ मच एम सी स्क्वायर, वो बराबर होता है रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर प्लस रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, प्लस रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। भैया इन इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगा। भैया अगर टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगा इसका मतलब एल एच एस कंजर्व्ड है, तो आर एच एस को भी क्या होना पड़ेगा, कंजर्व्ड होना पड़ेगा। अगर आर एच एस को भी कंजर्व्ड होना पड़ेगा मतलब ये पूरा इंटायर टर्म कंजर्व्ड है। लेकिन चूँकि आपको मालूम है कि इन इलास्टिक कोलिजन में, लेकिन आपको मालूम है कि इन इलास्टिक कोलिजन में कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, यानी कि ये वाला टर्म कंजर्व नहीं है। अगर ये वाला टर्म कंजर्व नहीं है तो आप इंडिविजुअली इसको भी टोटल रेस्ट मास को आप कंजर्व नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन दोनों मिल के कंजर्व्ड है, ये दोनों मिल के जो पूरा क्वांटिटी बन रहा है वो कंजर्व जरूर होगा, क्योंकि एल एच एस कंजर्व है तो आर एच एस भी कंजर्व होगा, लेकिन इंडिविजुअली कंजर्व नहीं होगा। तो टोटल रेस्ट मास भी भैया कंजर्व नहीं होगा, सिर्फ कंजर्व होगा टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी। समझ पा रहे हैं? ओके। क्वेश्चन नंबर 40 में फिगर shows a circuit diagram comprising Boolean logic gates and the corresponding timing diagram show the digital signal at various points in the circuit. Which of the following is are true? अब इसमें बताना है कि कौन इनमें से सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉजिक गेट दे रखा है, इसमें एंड नॉट गेट है, ये एंड गेट है और ये नॉट गेट है। ठीक है, और ये इनपुट 1 2 4 5 7 का टाइमिंग ग्राफ दे रखा है। 3 का नहीं दिया है, 6 का नहीं दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देख रहे हैं 2 3 सेम है, 5 6 सेम है, तो 2 का दिया है और 5 का दिया है, ये दोनों एक ही सिग्नल इनपुट को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज। अब इनमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आइए अपन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि पॉइंट्स 3 एंड 7 आर सॉर्टेड। तो चलिए भाई देख लेते हैं डायग्राम में। पॉइंट 3 यहाँ पे है भैया और पॉइंट 7 यहाँ पे है, तो ये सॉर्टेड कहाँ से है? सॉर्टेड का होने का मतलब है कि जैसे कि ये एक एंड गेट है और इसका दोनों टर्मिनल जो है इस तरह से सॉर्टेड है, तो इसको बोलते हैं सॉर्टेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, इंटर कनेक्शन नहीं है, तो ये सॉर्टेड नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है भैया? गलत है। क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है द नॉट गेट ऑन द राइट इज फॉल्टी। राइट में जो ये नॉट गेट दिख रहा है, ये राइट नॉट गेट इसको इन्होंने माना है और इसको लेफ्ट नॉट गेट माना है। ठीक है, तो ये फॉल्टी है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एक वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा। देखिए तो क्या कर रहे हैं हम, 1 जो इनपुट दिख रहा है उसका वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। कहाँ से ले रहे हैं? ये टाइमिंग डायग्राम से। ठीक है, और 4 का वैल्यू भी ले लेते हैं इस टाइमिंग डायग्राम से। अच्छा, ये टाइमिंग डायग्राम में आपको बता दें कि ऊपर ऐसे जो दिख रहा है ऊपर वाला लाइन, उसका मतलब है कि वो 1 पे है, इनपुट 1 पे है, और नीचे दिख रहा है मतलब वो इनपुट 0 पे है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये 1 है, ये फिर ये यहाँ से यहाँ तक 0 है, यहाँ से यहाँ तक 0 है, उसी तरह यहाँ से यहाँ ये 1 है, पूरा यहाँ से 1 है, नीचे थोड़ा सा 0 है। समझ पा रहे हैं? ओके, 1 और 0 इसका मतलब होता है। ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं। 1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 है, 1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 है, उसके बाद आप 4 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 है। जब 1 और 4 का वैल्यू 0 है तब 7 का वैल्यू भी कितना है? 0 है। तो चलिए अब इसको यहाँ पे डाल के चेक कर लेते हैं। जब 1 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा, तो ये नॉट गेट है। ये कैसा है? नॉट गेट। तो आपको इस 2 के जगह पे क्या मिलेगा? नॉट गेट 0 का 1 देगा। अब ये 1 यहाँ पे पहुँच गया और 4 पे हम लोग क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं, तो यहाँ 1 पहुँचा, यहाँ 0, 1 0 का एंड गेट क्या देगा? 0 देगा। तो 5 पे 0, 6 पे 0। ठीक है, 6 पे 0 पहुँच गया। अब ये नॉट गेट 0 का क्या देगा? 1 देगा। तो 7 में होना क्या चाहिए था? 1 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था, लेकिन अभी है यहाँ पे क्या? 0 है, तो ये भी ट्रू नहीं है। सी में कह रहा है द एंड गेट इज फॉल्टी, द एंड गेट इज फॉल्टी एंड एक्ट लाइक से नॉर गेट। ठीक है, एंड गेट इज फॉल्टी एंड एक्ट्स लाइक ए नॉर गेट। ठीक है, ये नॉर गेट की तरह एंड गेट कर रहा है फॉल्टी और ये नॉर गेट की तरह काम कर रहा है। ये सही है कि नहीं देख लेते हैं भैया, क्या भरोसा।
चलिए अब ये से एंड गेट को चेक करते हैं, ठीक है। तो एंड गेट का आउटपुट कहाँ पे है, 5 में है, ठीक है। एंड गेट का आउटपुट कहाँ पे है, 5 में है। तो अब इस 5 को देखेंगे, ठीक है। तो 1 0 है, तब 4 भी कितना है, 0 है। देखिए 1 0 डालेंगे तो ये नॉट गेट है, क्या देगा ये, 1 देगा। तो यहाँ पे 1 पहुँच गया, ओके। 4 क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो 1 0 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ हो गया 0। तो 1 0 का ये एंड गेट क्या देगा, 0 ही देगा, ठीक है। क्योंकि 1 1 पे एंड गेट क्या देता है, 1 देता है ओनली। तो यहाँ पे 0 देगा। तो देखिए 5 0 पे है भैया, तो ये तो सही है यार, ये क्या है, सही है। और ये क्या बोल रहा था कि ये फॉल्टी है और नॉर गेट की तरह काम कर रहा है, ये तो गलत बात है, ऐसा है नहीं। ये क्या है, सही है। ये नॉर गेट की तरह नहीं काम कर रहा है, फॉल्टी नहीं। फॉल्टी है लेकिन ये नॉर गेट की तरह काम नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं किसके तरह काम कर रहा है, देखिएगा। एंड द एंड गेट इज फॉल्टी एंड एक्ट्स लाइक एन और गेट। देखिए अब अपन क्या करते हैं, इसको फिर उसी तरह चेक करते हैं। अगर 1 का वैल्यू 0 लेंगे तो 2 और 3 के जगह पे अपन को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 4 का वैल्यू कितना है, 0 है। तो 4 का वैल्यू 0 है, ठीक है। अब 0 और 1 ले लेंगे तो ये क्या देगा, 1 देगा। 0 और 1 सॉरी 0 देगा, तो 0 देगा। चलिए ठीक है, 0 है। उसके बाद जब 4 का वैल्यू अगेन 0 और 1 ले लेंगे, 1 का वैल्यू आप क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, और इसका 0 ही रहने देंगे। तो ये 1 के यहाँ से 0 आएगा, इसका 0 0 0 का देना चाहिए 0। तो 5 देखिए, सॉरी इनिशियली ये 1 पे था तो ये गलत था, और अब इस बार जो है 0 1 का क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो नॉर गेट में ऐसा होता है कि ये 0 1 का क्या देता है, 1 देता है। सॉरी हमने सी का एक्सप्लेनेशन गलत दिया था। यहाँ पे 5 का फाइनली जो इनपुट, जब 1 को आप लेंगे 0 और आप 4 को भी लेंगे 0, तो देखिए ये क्या दे रहा है, 1 दे रहा है ना। तो देखिए 5 दरअसल 1 स्टेट पे है, सॉरी 0 1 0 का 0 दे रहा था, लेकिन 5 देखिए किस में है, हाई स्टेट पे है। हाई स्टेट पे इसका मतलब ये किसके तरफ वेव कर रहा है, एटलीस्ट 1 1 होने पे 1, तो ये ऑफकोर्स ये सही है और ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा इसको आप अपने से थोड़ा जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। आप आराम से रेस्ट में पहले खुद से बनाएं, फिर आप आंसर मैच करें। तो इस तरह से सिर्फ राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ओके, थैंक यू।